चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वेव एंड ऑसिलेशन के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्वांटम है, और क्वांटम वाले पोर्शन में हमने थोड़ा एटॉमिक का पोर्शन भी देखना है और थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन भी देखना है, लेजर वगैरह। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आपके पास, क्वांटम और जो क्वांटम वाला पोर्शन यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स वाला आप बोल सकते हो, ज्यादा बेटर ये रहेगा। मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इजेक्टेड the number of ejected photoelectron, number of ejected photoelectron increases with increase with increase with the increase लिखा increases, हाँ, with the increases। पहला ऑप्शन लिखना इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इन वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा ऑप्शन है इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। चौथा ऑप्शन है नेवर, मतलब नहीं इंक्रीज होती, कोई फर्क नहीं पड़ता वाली बात। बताइए नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ, किसके साथ बोलिए। जो नंबर ऑफ आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास किसको आपके पास बढ़ाने से इंक्रीज होते हैं। ऐसे ये निकलते किसकी वजह से हैं आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या देखा था, हम जैसे कोई अगर सरफेस होती है, ये कोई मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, और जब हम क्या करते हैं इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा इसमें एनर्जी गिराते हैं तो हमको समझ में आता है आपके पास क्या, इससे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ये आपके पास हमने जो फ्रीक्वेंसीज पे गिरा रखी है, इस मेटेलिक जो सरफेस है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है ज्यादा, तो हमको समझ में आता है जैसे हम इस पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहाँ से ये क्या निकलते हैं, जरा बोलो, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं, जरा बोलो, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आपने बहुत अच्छी तरीके से रिलेशनों में देख रखा है कि जैसे जैसे हमने पहला ये रिलेशन और ग्राफ भी प्लॉट किया था, मैंने कहा था जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होते चले जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। और उसकी बाद में आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन करी थी कि आप जितने ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आपके पास इंक्रीज करने से मतलब क्या होता है कि आप नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहे हो। मेरी बात को फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं करके। आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन आपके पास मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं उतने ज्यादा उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्योंकि एक फोटोन आपके पास, आप ऐसा समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करता है। तो होता यह है कि आपके पास मेन आपके पास जैसे जैसे आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, इंटेंसिटी की वजह से आपका नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं आपके पास, जरा बोलो। नंबर ऑफ फोटो इजेक्टेड जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, जरा बोलो। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे लाइट की आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, जरा बोलो, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन आपके पास जो इंसिडेंट हो रहे होते हैं मेटल सरफेस वो बढ़ते हैं, और जितने ज्यादा फोटोन सरफेस पे गिरते हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए भाई। चलिए एकदम सही, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, एन इलेक्ट्रॉन an electron is accelerated through a potential difference of 10,000 वोल्ट. It's de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. पहला ऑप्शन है 12.2 नैनोमीटर, दूसरा है 12.2, ये ब्लिंक कर रहा बल्ब शायद ना ब्लिंक कर रहा है, अच्छा बाहर से हुआ. 12.2 आपके पास 10 की पावर आपके पास -13 मीटर. सी ऑप्शन है 12.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर. ऑप्शन डी है 12.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 14 मीटर. एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, बोला आपके पास क्या 10,000 वोल्ट. इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इच कितनी होगी, बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ बताइए इसकी. कैसे इलेक्ट्रॉन की दी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का हमने आपको बड़ा आसान सा तरीका बताया था, फॉर्मूला बताया था. लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 12.27 डिवाइडेड बाय आपके पास रूट वी. अगर कोई इलेक्ट्रॉन का वी वोल्ट से अगर एक्सेलरेटेड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस. आपके पास क्या 1000, मतलब ये वी वोल्ट से एक्सेलरेटेड जितनी वैल्यू दी होगी इसको यहाँ रख दोगे, ठीक है. तो यहाँ रख दोगे, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा जरा बोलो, यहाँ गया 12.27 डिवाइडेड बाय यार कितना आएगा 10 की पावर 4, इसका रूट आएगा एंगस्ट्रॉम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. अब यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा आपके पास, यह आ जाएगा 12.27, यह आ जाएगा 10 की पावर कितना 2 एंगस्ट्रॉम. ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 12.27, देखो 10 की एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर माइनस कितना होता है 10, और ये 10 की पावर कितना है जरा बोलो 2. ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर, ये 10 की पावर एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है, मीटर में आ जाएगा. उसके ऊपर ले जाओगे तो कितना 10 की पावर माइनस का 2 किसमें आएगा मीटर में आएगा. तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी ये आएगी आपके पास 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 क्या आएगा ये मीटर, ठीक है. अब मुझे बता दो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए. आपको बताया कि ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, 13 वाला भी नहीं है, 12.2 ये आपको दिख रहा है. उसने आधा ही लिखा है तो समझ में आना, हमने एग्जैक्ट रिलेशन ये दिखा था और आपके पास उसने आधा ही लिखा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, किसको कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, इसी को लैम्डा इक्वल आपके पास कैसे लिखा जाता है, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी के बगल में ऊपर डायरेक्टली भी, क्या इस ऐसे ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए, किसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फॉर्मूला ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभी, E इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय रूट वी के फॉर्म में भी आपके पास लिखा हो सकता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है. ऐसे करके इसी को लिखा गया क्योंकि आपको पता है जब हम 150 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये 12.27 के आसपास आता है, ये इसी को लिखा गया है, ठीक है. ये डायरेक्टली पूछा भी जाता है इस फॉर्म में. ये क्या है, ये वोल्टेज, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जरा, अच्छा ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये होगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी. चलिए आगे बात करते हैं. इसको ऐसे भी लिखा जाता है, हटा दें इसको, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आपको वहां से दिख भी रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन, दी ब्रोगली
wavelength of neutron in thermal equilibrium with the heavy water at temperature T, ठीक है, एंड मास n, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आपके पास ऑप्शन है S/3m kT, दूसरा ऑप्शन है S/ आपके पास 3m kT, सी ऑप्शन है 2S/m kT, और डी ऑप्शन है S/2m kT। चलो बोलो, दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूटन बोला इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, विद द हेवी वाटर एट टेम्परेचर T एंड मास m, क्या होगी? देखो आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो हमने ये समझ में आता है, जो दी ब्रोगली जो वेवलेंथ होती है, दी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है ये था h बाई आपके पास p, और p को हम लिख सकते हैं आपके पास एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि मोमेंटम हमें डायरेक्टली पता नहीं है तो हम एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एट टी टेम्परेचर को उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, किसके पास? न्यूट्रॉन के पास, और वो आपके पास थर्मल एनर्जी होगी, और थर्मल एनर्जी आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के पास 3 डायमेंशन में कितनी होती है? 3/2 kBt, गैस मॉलिक्यूल के पास या न्यूट्रॉन के पास, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? S/, कितना 2m आपके पास। अच्छा क्या करेंगे, S/, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? P की वैल्यू क्या होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में? 2mk, मैंने बहुत बार बता दी है। P की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, P की वैल्यू आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? Ph लैम्डा इक्वल टू S/2m k। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या, जरा बोलो, ये क्या, जरा बोलो, काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस में आपके पास, ये थर्मल आपके पास न्यूट्रॉन की, थर्मल न्यूट्रॉन की जो T टेम्परेचर होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है 3/2 kBt। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट है, ठीक है। जो किसी भी आपके पास न्यूट्रॉन लाइक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। अब इसकी वैल्यू जैसे आप यहां पर रखोगे तो आपको लैम्डा इक्वल आपको देखने को मिलेगा S/2m इंटू आपके पास 3/2 k इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी S/3m kT। दिस इज द आंसर, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको करना कुछ नहीं था, आपको ये करना था, आपको बताना चाहिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, और ये जो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपको एट टेम्परेचर T पर वो होती है 3/2 kT, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और जैसी वैल्यू यहाँ रखी तो हमें आपके पास देखने को मिला S/3m kT, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या? ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ द ब्रोगली वेवलेंथ the variation of de Broglie wavelength with momentum as shown in figure, ठीक है। कौन सही बता रहा है आपको ये बताना, चार मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ ये है, तीसरा ग्राफ ये है, और चौथा ग्राफ ये है। चार ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये आपका P और लैम्डा, पहला ग्राफ ये है, दूसरा P और लैम्डा ये है, ये आपके पास तीसरा ग्राफ P और लैम्डा ये है, और चौथा आपके पास एक और ग्राफ है P और लैम्डा में। तो ये चार ग्राफ हैं आपके पास, ए बी, आपके पास ए बी सी डी। P और लैम्डा में कौन सा सही ग्राफ है बताओ तो जरा,
मोमेंटम और उसमें किसमें, मोमेंटम और वेवलेंथ में, डी ब्रोगली वेवलेंथ में कौन सा ग्राफ सही है? बोलो भाई। सभी बताएंगे। अभी तो मैंने लिखा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है ये। हाँ तो फिर कौन सा ग्राफ है बताओ। मेन तो यही बताना है। इसमें घट रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी आपका घट रहा है। कौन सा घटना है, लेकिन घटना है तो हमने देखा था पी इक्वल टू आपके पास एच बाई लेमडा, देखा था ना डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपके पास फॉर्मूला। या फिर लेमडा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी, ये लिख सकते हैं। तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जरा बोलो, पी। ये है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, या पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। यानी कि ये समझ में आता है कि जैसे अगर मैं पी और लेमडा को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पी बाई वन बाई लेमडा को ऐसे प्लॉट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे जैसे मैं कहूंगा कि मोमेंटम बढ़ेगा तो वेव आपके पास, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या होगा, जरा बोलो, घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये समथिंग क्या है कि लेमडा इंटू पी इक्वल टू ये समथिंग आपके पास एच है, आप ऐसा समझ सकते हो है। और ये क्या है, जरा बोलो, कांस्टेंट है। तो ये एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जैसी इक्वेशन आएगी आपके पास, ये तो क्या होता है, जरा बोलो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है। क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बोलिक आपके पास ग्राफ होता है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक इक्वेशन अगर है तो समझ में आता है वो कैसी इक्वेशन होती है। देखो डिक्रीमेंट, ये लीनियर डिक्रीमेंट नहीं है, y इक्वल mx प्लस सी नहीं है नेगेटिव स्लोप के साथ, ऐसा नहीं है। ये नहीं है ग्राफ भाई, डिक्रीमेंट ये नहीं है। ये तो इंक्रीमेंट कर रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैराबोलिक शेप का टाइप में दिख रहा है, यहाँ कुछ आपका पैराबोला जैसी इक्वेशन आ नहीं रही है, तो ये भी ग्राफ नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिर्फ इसमें एक ही है, वो आपके पास क्या है, जरा बोलो, ये है, जिसमें आपके पास लैम्डा बढ़ाने से मोमेंटम क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है। चलो फिर ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, लेकिन घट रहा है, कैसे घट रहा है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट ग्राफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब द वेवलेंथ lambda e of an electron, lambda e of an electron and lambda p of a photon of of same energy are are related by, पहला ऑप्शन है lambda p proportional to रूट lambda e, दूसरा ऑप्शन है lambda p proportional to आपके पास 1/λ e, तीसरा ऑप्शन है lambda p proportional to आपके पास lambda आपके पास e का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है lambda p proportional to आपका lambda e। चलो अब बताओ। बोलो। बताओ मुकेश जी क्या आएगा। क्या कह रहा, द वेवलेंथ लेमडा ई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोला एंड लेमडा पी ऑफ अ फोटोन बोला ऑफ सेम एनर्जी आपके पास, ऑफ सेम एनर्जी ई लिखना, ठीक है, ऑफ सेम एनर्जी ई, ठीक है, आर रिलेटेड बाय, नहीं, इक्वेट कहा तो बराबर का तो कोई भी इक्वेशन नहीं है, है? नहीं, कैसे रिलेट कर रहा है आपको ये पूछ रहा है।
देखो फिर, देखो जब भी एनर्जी की बात आती है ना तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है जरा बोलो? काइनेटिक एनर्जी। आपको आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लेमडा और एनर्जी में फोटोन के, अगर हम इलेक्ट्रॉन के अगर रिलेशन देखें, तो लेमडा इक्वल टू, मैंने अभी बताया था, एच इक्वल टू आपके पास 2m k होता है करके, देखा ना था वेवलेंथ आपके पास। ये किसके लिए थे? इलेक्ट्रॉन के लिए। अभी तो रिलेशन देखा तो थोड़ी देर पहले। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोला उसने? जरा बोलो। ई। यही एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन ये होता है, एच डिवाइडेड बाई 2m e। ठीक, अच्छा समझ में आता है। फोटोन की आपके पास क्या होती है? फोटोन का आपके पास अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है, ई इक्वल क्या होता है जरा बोलो? एच सी बाई क्या होता है जरा बोलो? लेमडा। होता नहीं होता है? फोटोन के लिए ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू की वैल्यू आपके पास सी बाई लेमडा लिख ली। तो फोटोन के लिए लेमडा इक्वल ये किसके लिए आ जाएगा? फोटोन के लिए जो रिलेशन आएगा, लेमडा पी इक्वल कितना आ जाएगा जरा बोलो? ई बाई कितना आ जाएगा? ये एच सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? या ई की वैल्यू यहां रख दो, एक काम करो आप, ज्यादा बेटर ये रहेगा, आप यहां से वैल्यू निकाल करके यहां वैल्यू रख दीजिए। किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। जैसे ही आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे, या फिर एक काम करो, पहले इसका इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो। यह आएगा लेमडा ई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m e। और ई की जगह ई की वैल्यू रख दीजिए। जैसे ही आप ई की जगह ई की वैल्यू रखोगे, फोटोन की आपके पास क्योंकि एनर्जी दोनों के सेम है तो इसकी वैल्यू रख सकते हो। तो लेमडा ई स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m e। ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू है एच सी डिवाइडेड बाई कितना? लेमडा पी। लेमडा पी कहां चले जाएगा जरा बोलो? ऊपर। अब देखो ये तो सब कांस्टेंट हो गया, जो भी है इससे क्या करना है हमें? लेमडा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है जरा बोलो? लेमडा पी। लेमडा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है जरा बोलो? पी। क्या ऐसा कोई हमें ऑप्शन में वहां दिखाई देता है? लेमडा पी प्रोपोर्शनल टू लेमडा ई स्क्वायर, हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सी, जहां आपके पास क्या है? लेमडा पी प्रोपोर्शनल टू आपके पास लेमडा ई स्क्वायर है। और किसी रिलेशन में ऐसा है क्या? नहीं है। और ऐसा किसी भी रिलेशन में नहीं है। ये समझ में आया मैंने क्या कहा करके? बताओ तो जरा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई है और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है? एस डिवाइडेड बाय पी। पी की वैल्यू होती है 2m k। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। उसको मैंने रख दिया ई के। ये जो ई है यही आपके पास काइनेटिक एनर्जी है इस बार। अच्छा, फिर उसका फोटोन के लिए एनर्जी क्या होती है? इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लेमडा, या इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ई की वैल्यू आपके पास ये होती है, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख दी, क्योंकि दोनों को रिलेट करना है तो रिलेट कर दिया। इसकी वैल्यू यहां रख दी। एक काम कर, इसका स्क्वायर कर दिया पहले, स्क्वायर करके ई की वैल्यू ई की जगह रख दी। और जैसी वैल्यू रखी तो हमें समझ में आता है ये कितना? एच सी बाई लेमडा। लेमडा ऊपर चले जाएगा तो ये बाकी तो सब कांस्टेंट हो गया, ये आपको इन दोनों में रिलेशन आ गया। तो लेमडा पी प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या आ रहा है? लेमडा ई स्क्वायर आ रहा, विच इज ऑप्शन सी। नहीं आई बात समझ में? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as the as the intensity of as the intensity of incident light increases ऑप्शन पहला है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photoelectron of emitted photoelectron इंक्रीजेस। ये एरो बना रखा है इंक्रीजेस का, ठीक है? इंक्रीजेस एरो, ठीक है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। चौथा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो डिक्रीजेस। बोलो भाई क्या आएगा?
4 ऑप्शन है, पढ़ के बताइए आराम से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होना चाहिए इसके लिए, तभी होगा क्वेश्चन, अदरवाइज तो क्वेश्चन भी नहीं होगा। और बेसिक क्लासों में हमने सारी बातें डिस्कस करी हैं। हाँ हाँ, सही है सही है। सुना फिर, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ आपके पास क्या होता है, जरा बोलो। इंटेंसिटी इंक्रीज करने के साथ थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सर्किट में, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और जितने ज्यादा घूमेंगे उतने ज्यादा करंट होगी। तो पहली बात इसने बोला, इंटेंसिटी आपके पास इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मुझे बता, इंटेंसिटी बढ़ाने से घटाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करती है, ये तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑसिलेट हमने देख देखा। आप वैसे भी देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल आपके पास कितना आता है, ये आता है न्यू माइनस न्यू नॉट। देख रखा नहीं देख रखा रिलेशन? अरे जो मैक्सिमम आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास किसके इक्वल आती है? एच न्यू इक्वल क्या आता है आपके पास? एच न्यू माइनस का फाइव नॉट। आता नहीं आता है? काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस बात पे डिपेंड कर रही होती है? फ्रीक्वेंसी पर, आपके पास इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती क्या? नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। चलिए, दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस, ये तो गलत बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बताया। मैंने क्या कहा कि जो फोटो आपके पास, अगर हम बात करें फोटो इंटेंसिटी जैसे हम इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जरा बोलो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं जितने ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, जरा बोलो। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, जरा बोलो। उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट। क्योंकि करंट बनती किससे, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है। तो समझ में आनी चाहिए दो बातें, ये और ये। तो ये तो गलत हो गया, फिर ये सही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आपका फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, बोला ये तो गलत बात है, डिपेंड ही नहीं करता। तो पहले ये तो ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन वेवलेंथ लैम्डा इच। पहला ऑप्शन है एच न्यू बाई सी, दूसरा है जीरो, तीसरा है एच लैम्डा बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन डी है एच लैम्डा बाई सी। ये मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इच। बोलो। देखो, हमने देखा था कि फोटोन की, अगर मैं रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करूं तो फोटोन की जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 होती है। दिस इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, अब यहां आपको समझ में आता है फोटोन का जो रेस्ट मास होता है कितना होता है, जरा बोलो। जीरो। किसका? फोटोन का। क्यों? मैंने कहा था इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा इसका मतलब ये होता है फोटोन का रेस्ट मास जीरो होने का मतलब ये फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके पास फोटोन आपको रेस्ट में मिल जाएगा। अदर पार्टिकल मिल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, लेकिन ये रेस्ट में मिलते नहीं है इनके, इसलिए रेस्ट मास कितना होता है इनका? जीरो। तो पी इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी इंटू सी, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो आपका पी सी आ गया। अब यहां से पी जो है मोमेंटम है, तो कितना आ जाएगा, ई बाई कितना आ जाएगा, जरा बोलो, सी। और फोटोन के बाद एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, जरा बोलो। एच न्यू होती है डिवाइडेड बाई सी। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, जरा बोलो। एच न्यू, पता है, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, प्लेन क्वांटम थ्योरी से पता चलता है। तो पी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एच न्यू बाई कितना आ जाएगा, जरा बोलो, सी। दिस इज द आपके पास क्या हो जाएगा, जरा बोलो। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो बड़ा आसान सी बात है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। हटा दें?
नेक्स्ट है अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट fall on an aluminum surface falls on an aluminum surface kinetic energy of fastest electron kinetic energy of fastest electron kinetic energy of fastest electron emitted is, ठीक है। आपको वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3.2 10 की पावर माइनस का 21 जूल, दूसरा है 7 इंटू 10 की पावर आपके पास माइनस का 25 जूल, तीसरा ऑप्शन है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, चौथा ऑप्शन है 9 इंटू 10 की पावर आपके पास माइनस का 32 जूल। बोलिए भाई क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बोला रेडिएशन कितना है आपके पास, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसकी एनर्जी कितनी है 6.2, फॉल ऑन एल्यूमिनियम सरफेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, वर्क फंक्शन इतना दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा फाइव नॉट आपकी वैल्यू दे रखी है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, जो एनर्जी आपने गिरा रखी है यानी कि इक्वल जिसको हम एचएनयू बोलते हैं वो भी आपको दे रखी है कितनी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। आपको निकालना क्या है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है आपके पास कितनी ई माइनस आपके पास क्या फाइव नॉट, या इसी को हम मैक्सिमम काइनेटिक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू माइनस का क्या लिखते हैं फाइव नॉट लिखते हैं, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सब तो दे रखा है, कितना आ जाएगा 6.2 माइनस का 4.2 कितना आ गया ये आ जाएगा आपके पास 2, क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन ऑप्शन में तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? नहीं। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसमें रिलेशन पता होनी चाहिए, जरा बोलो जूल में रिलेशन क्या होता है करके। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 क्या होता है जूल, ये ध्यान में रखिएगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है जरा बोलो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। इसकी वैल्यू जैसे यहाँ रखोगे तो मैक्सिमम हम अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, दुगना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 क्या जूल, क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये है ये रिलेशन ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बतानी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Compton effect is associated with Compton effect is associated with Compton effect is associated with पहला, ठीक है, पहला है विजिबल रेज, दूसरा है कैथोड रे, तीसरा है बीटा रे, और चौथा है आपके पास गामा रे। किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है। हमने देखा था कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या करते हैं जरा बोलो, एक लाइट एलिमेंट जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह कोई कुछ भी हो सकता है,
ये कोई लाइट एलिमेंट है, आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो, ठीक है, लाइट एलिमेंट, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन। इस पर बम्बार्डमेंट करते हैं, किसके बम्बार्डमेंट करते हैं, एक हाई एनर्जी का आपके पास फोटोन गिराते हैं। हमने बोला था ना, हम क्या गिराते हैं जरा बोलो, एक हाई एनर्जी का फोटोन इस पे इंसिडेंट करते हैं, किस पे, इस पे। अब हाई एनर्जी, आपके पास हाई एनर्जी का फोटोन कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे वो जो रे होगी वो आपके पास कैसी होगी, इसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए जरा बोलो, हाई। या हाई एनर्जी की आपके पास बीम होती है जो किसी आपके पास लाइट एलिमेंट पे इंसिडेंट की जाती है। अब इन्हीं में सभी में बताओ तो हाई एनर्जी क्या होती है आपके पास, सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, जिसकी आपका वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। अब आपने देख रखा, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने कहीं पर लिखाया था शायद, गामा रे, एक्सरे लिखा था, उसके बाद अल्ट्रावायलेट इस तरीके से लिखाया था, फिर विजिबल। उस पूरे स्पेक्ट्रम में आपको पता है सबसे जो आपके पास इधर लेफ्ट साइड आता है वो गामा रे आती है, जिसकी आपको एनर्जी कैसी होती है, सबसे हाई, वेवलेंथ कैसी होती है, स्मॉल। तो इन सभी में अगर समझ में आ रहा है आपके पास, ये हाई एनर्जी आपके पास बीम होती है, हाई एनर्जी आपके पास बीम किस में गिराई जाती है, इलेक्ट्रॉन लाइट एलिमेंट पे गिराई जाती है, तब जाके हमको कॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिलता है। कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, आपको पता है कि ये जो वेवलेंथ है, इसकी जो पहले वेवलेंथ है और बाद में जो फोटोन यहाँ से आपके पास स्कैटर्ड होगा, ये जो फोटोन आपका स्कैटर्ड होगा, इसकी वेवलेंथ में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। इसी चेंज को क्या बोला जाता है जरा बोलो, कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पीछे रिकॉइल हो जाएगा, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। जैसे नॉर्मल सी बात है, किसी चीज में अगर हम किसी चीज को अगर ऐसे टकराते हैं, मतलब यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, तो ये पीछे की तरफ चले जाती है, दूसरी जगह तो चले जाता है। ये जो पीछे की तरफ गया इसको बोलते हैं रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। इधर की तरफ आपको भाई ये कौन चले गया जरा बोलो, ये फोटोन चले गया। इसकी और इसकी वेवलेंथ में हमें क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। और इसमें जो ये बीम यूज की जाती है हाई एनर्जी की बीम होती है, और हाई एनर्जी बीम यहाँ कौन है जरा बोलो, गामा रे है, ये ध्यान में रखना। तो इनसे एसोसिएट नहीं होता, हाई एनर्जी बीम से एसोसिएट होता, और हाई एनर्जी बीम क्या होती है जरा बोलो, गामा रे, ठीक। नेक्स्ट, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड ऑन, मैंने लिखाए होंगे सारे पॉइंट, कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड अपॉन, पहला ऑप्शन है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तीसरा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चौथा मटेरियल ऑफ टारगेट, मटेरियल ऑफ टारगेट। ये सारी बातें आपको मेंशन होंगी अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो। बताओ तो फिर क्वांटम शिफ्ट किस बात पे डिपेंड करता है, क्वांटम शिफ्ट क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। मैंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था इसमें हाई एनर्जी की बीम इस तरीके से हिट करती है, और हिट करने के बाद आपके पास मैंने कहा फोटोन इधर चले जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है। मैंने कहा ये जो स्कैटरिंग एंगल है सपोज के लिए आपके पास कितना है, थीटा है, जिस एंगल में फोटोन स्कैटर्ड हुआ है। ये फोटोन है आपके पास जो आ रहा है इधर की तरफ, ये कौन है, फोटोन है। ये जो लाइट एलिमेंट ये कौन है जरा बोलो, ये कौन है जरा बोलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद कहां चले जाएगा, पीछे की तरफ चले जाएगा। अब अगर हम बात करें किसके बारे में जरा बोलो, अगर हम बात करें क्वांटम शिफ्ट के बारे में, अगर इसकी वेवलेंथ का लैम्डा है और बाद में अगर आपके पास क्या हो चुकी है, वेवलेंथ का लैम्डा डैश हो चुकी है, तो जो चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट। ये जो आपके पास डेल्टा लैम्डा होता है, ये होता है लैम्डा डैश माइनस का लैम्डा, फिर बाद में वेवलेंथ बढ़ जाती है, एनर्जी घट जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके चल देता है। तो ये कितना आता है, एच डिवाइडेड बाय कितना, एम नॉट इंटू सी। ये आता है 1 माइनस आपके पास कितना, कॉस थीटा। दिस इज द कॉम्पटन, आपको समझ में आता है यही क्या जरा बोलो, चेंज इन वेवलेंथ, यही आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट है। ये क्या जरा बोलो, कॉम्पटन शिफ्ट। अब ये जो कॉम्पटन शिफ्ट हमको देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, ये आपको देखने को मिला, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। अच्छा, ये किस बात पे डिपेंड करे, क्या यहाँ, अच्छा ये क्या होता है ये पता ना, ये एम नॉट जो जिस इलेक्ट्रॉन पर आप इंसिडेंट कर रहे हो उस इलेक्ट्रॉन का ये मास है। ये अगर आपने लिखा होगा ये आपके पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ।
कई बार डायरेक्टली इसकी आपकी इसके डायमेंशन पूछता है, कॉम्पटेंट वेवलेंथ की आपके पास डायमेंशन क्या होगी, अब वेवलेंथ की जो डायमेंशन होगी वो इसकी भी डायमेंशन होगी। वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, तो इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब जो कॉम्पटेंट शिफ्ट है ना वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है जरा बोलो, ये तो सब कांस्टेंट फिक्स होता है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है जरा बोलो, ये क्या होता है थीटा, और थीटा क्या होता है जरा बोलो, ये इसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो ये थीटा चेंज होने से आपके पास डेल्टा लैम्डा चेंज होता है। तो ये समझ में आता है क्या एनर्जी पर आ रहा है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी क्या आ रही है क्या इस पूरे टर्म में, नहीं, ये तो गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी आ रही क्या, नहीं, ये भी नहीं आ रहा। एंगल ऑफ स्कैटरिंग आ रहा क्या, हाँ। और मैंने ये भी बताया था नहीं आपके पास यहाँ टारगेट कुछ ऐसा आ रहा है, अलग अलग लिखोगे तो अलग अलग आपका देखने को मिलेगा। ऐसा आ रहा है अगर यहाँ टारगेट को अगर बदलोगे, यहाँ पर जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन देख लो उस टारगेट को अगर बदलोगे तो यहाँ क्या वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ कुछ ऐसा ही नहीं रहा है, ये समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपके पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। चलो फिर इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है, इंटरफेरेंस। देखो क्वेश्चन जिस टाइप का है मैं वही पूछ रहा हूँ, डायरेक्टली जिस तरीके से क्वेश्चन आए, ये सारे आए हुए क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। पोलराइजेशन, तीसरा आपके पास डिफ्रैक्शन, चौथा आपके पास ऑल। डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, उसमें हम आपके पास एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हमने क्या किया था अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो। हम इलेक्ट्रॉन बीम, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, हमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो बीम है ये किस पे इंसिडेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम को हम एक्चुअल में इसमें करते क्या है, कोई बताना चाहेगा इसमें हम करते क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को हम आपके पास देखने की कोशिश करते हैं। अलग अगर इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल तो है ही, क्या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो कर सकता है, हाँ, ये चेक करने की कोशिश करते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन आपके पास पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, अगर हाँ अगर वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अब जैसे इसमें हम इस निकल क्रिस्टल को हम गिराते थे, जैसे हम निकल क्रिस्टल पे गिराते तो निकल क्रिस्टल में आपको समझ में आता है डिफरेंट आपके पास इस तरीके से प्लेन होते हैं, इन प्लेन से ये क्या हो जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो, जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम गई इस तरीके से आपके पास स्कैटर्ड हो गया ऐसे करके। तो स्कैटर्ड होने के बाद हम क्या देखते हैं, ये जो डिफरेंट प्लेन से जो आपके पास स्कैटर्ड होकर जो रेडिएशन आती है, इसका हम आपके पास क्या देखते हैं, इसका हम आपके पास ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। तो जब ग्राफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है जरा बताओ, इनमें आपके पास ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है इनमें क्या होता है जरा बोलो, डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है। उस ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं करके, यहां से प्लेट से लाइट रेज डिफ्रैक्ट होने के बाद इन बीम में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद आपके पास इंटरफेरेंस होता है, उसके बाद आपको पैटर्न देखने को मिलता है। और आपको यह देखने को मिलता है कि जो 2d sin थीटा ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब n की वैल्यू 1 होती है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमा देखने को मिलता है, और उसमें जो वेवलेंथ आती है वो आपके पास पार्टिकल की जितनी वेवलेंथ, पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वही आपके पास क्या होती है, वेव की वेवलेंथ होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो हम खासकर यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को किसी निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन के बाद हमें सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। बाद में इंटरफेरेंस होता है वो अलग चीज है, नॉर्मल सी बात है, जब इंटरफेरेंस होगा तभी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, पहले प्राइमरीली हम कराते क्या है, प्राइमरीली हम कराते किसी भी निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन, ये समझ में आना चाहिए। तो ये तो हम बात करेंगे आपको इसके बारे में, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन शो होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न की खास बात आप ये भी होती है कि आप कहोगे सर आपने कहा भी इंटरफेरेंस आपके पास होता है करके, हाँ
जो ये रेज यहाँ से डिफ्रेक्ट होंगे उनमें इंटरफेरेंस होगा, लेकिन जो पैटर्न बनता है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से डिफ्रेक्ट होने के बाद कुछ पैटर्न किस तरीके का होता है, बीच में एक बार में आपके पास किसी पर्टिकुलर वोल्टेज में मैक्सिमम देखने को मिलता है, आपने लिखा भी होगा 54 वोल्ट पर जब स्कैटरिंग एंगल 50 होता है उस समय, ठीक। तो ये पूरा आपके पास एक जगह आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी और हर वोल्टेज पे मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को नहीं मिलती है, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस होता तो यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाई देता हमको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी in the position of particle in the position of particle is equal to its de Broglie wavelength, de Broglie wavelength, then uncertainty in its velocity is, पहला है v बाई 4 पाई, ऑप्शन बी है v बाई 2, ऑप्शन सी है v बाई आपके पास 8 पाई, ऑप्शन डी है v बाई आपके पास कितना 16 पाई। चलिए बोलो क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल बोला इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी बोल रहा है। पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो दे रखी है उसने डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल दे रखी है, वेलोसिटी बतानी हमको पता है डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू आपको डेल्टा पी एक्स जो होता है, अब आपके पास कितना होता है एच कैट वाई कितना होता है जरा बोलो 2, ठीक है। ये एग्जैक्ट फॉर्म होती है ना, एग्जैक्ट फॉर्म कितनी आती है उसकी, ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2 होती है, रफली हम एच कट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है डेल्टा पी एक्स मतलब। तो अब उसने ये तो दे रखा लेमडा की वैल्यू तो दे रखी है, और हम पी को क्या लिख सकते हैं, पी का एक्स को हम लिख सकते हैं एम इंटू वी लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू रख दो लेमडा, इसकी वैल्यू रख दो आपके पास डेल्टा एम इंटू वी एक्स इक्वल टू कितना, ये आएगा एच कट वाई आपके पास कितना, एच की इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच वाई क्या लिख सकते हैं 4 पाई, क्यों, क्योंकि एच कट की वैल्यू होती है एच वाई 2 पाई, पता है ना। एच कट क्या होता है जरा बोलो, एच वाई क्या होता है जरा बोलो 2 पाई, ये किसकी वैल्यू, एच कट की वैल्यू, एच कट की वैल्यू होती है एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई ये है एच, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है तो पता ही है। अच्छा मास में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, मास में अनसर्टेनिटी आती है क्या, नहीं, ये तो बाहर आ जाएगा। तो कि लेमडा की वैल्यू क्या होती है एच वाई कितना होती है एम वी, और एम कहाँ जाएगा जरा बोलो, बाहर आ जाएगा, यह जाएगा डेल्टा वी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, एच वाई कितना आ जाएगा 4 पाई। तो देखो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा जो वी एक्स आ रहा होगा यह आ जाएगा वी वाई कितना आ जाएगा 4 पाई। तो अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी जो आ रही होगी वी बाई कितनी आ जाएगी 4 पाई, विच इज ऑप्शन आपके पास क्या ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जरा बोलो, ए वाला, क्या हुआ, एग्जैक्ट रिलेशन ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स आपके पास एच कट बाई 2, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हो गया, चले चलो, और बाकियों के भी एग्जैक्ट रिलेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपके पास डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी जो होता है एच कट बाई 2 होता है,
और एनर्जी और टाइम में आपके पास अनसर्टेनिटी का रिलेशन ये होता है, एक होता है डेल्टा एल इंटू डेल्टा फाई, ये होता है एच कैट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। हम रफली एच कैट भी लिख सकते हैं सभी को, ये इनके एग्जैक्ट रिलेशन है। ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन में है, ये एनर्जी और टाइम में है, ये बहुत बार हमने यूज भी किया है। ये और ये आपके पास लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम में आपको अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है। अदर फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है जो एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब जो कि पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। रफली हम उनमें एच कट के इक्वल भी लिखते हैं, कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा। इसमें लिखना द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट इज, पहला क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव डेंसिटी, दूसरा एनर्जी डेंसिटी, तीसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, चौथा पार्टिकल डेंसिटी, चौथा पार्टिकल पार्टिकल डेंसिटी। चलिए, मॉडुलस ऑफ साइंस का रिप्रेजेंट बताया होगा आपको, क्या रिप्रेजेंट करता है करके। मॉडुलस ऑफ साइंस का रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ आपके पास साइंस का रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी लेवल ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एनर्जी लेवल ऑफ अ हार्मोनिक oscillator according to quantum mechanics are, according to quantum mechanics are पहला है एनर्जी लिखना, एनर्जी लेवल नहीं, एनर्जी ज्यादा बेटर रहेगा। पहला आपके पास एन एच न्यू, दूसरा है एन प्लस हाफ एच न्यू, तीसरा ऑप्शन है 2n एच न्यू, चौथा ऑप्शन है n-1/2 एच न्यू। ये ऑप्शन है। एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इज, क्या है लिखा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कितनी होती है करके। वैसे तो हम उसकी एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखते हैं, विच इज आपके पास क्या क्या लिखते हैं उसको, px²/2m हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में तो आपको बता रखी है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है जरा बोलो, ये होती है, आपने देखा था कि जो क्वांटम ऑसिलेटर होती है उसकी जो एनर्जी होती है कितनी होती है, ये होती है n प्लस हाफ एच का ओमेगा, बहुत बार मैंने लिखा है। और En इक्वल टू हम n प्लस हाफ एच का ओमेगा, एच की वैल्यू होती है h/2 पाई, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू ऐसे ही रहेगा, तो En जो आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, n प्लस हाफ कितना आ जाएगा, एच न्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर। अच्छा, आपको एक बात और बता देते हैं, n इक्वल टू 0 पर जो एनर्जी मिलती है उसको क्या एनर्जी, कौन सी एनर्जी बोलते हैं, बताओ तो जरा। n की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा, एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बोलो। जब n की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास एक एनर्जी मिलती है, उसको एनर्जी को हम कुछ बोलते हैं यहाँ। नहीं ठीक है, आपका कहना सही है, आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये समझ में आता है, इसको हम ये ग्राउंड स्टेट होगी। मैंने कहा था कुछ एनर्जी, इस एनर्जी का एक नाम होता है, क्या बोलते हैं, कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको। जब n की वैल्यू 0 होती है, एक एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी का नाम कुछ होता है? नहीं, इस एनर्जी को बोलते हैं, जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां से आपको एक एनर्जी देखने को मिलती है,
और वो एनर्जी कितनी देखने को मिलेगी, या तो इसको सॉल्व कर लो या इनके वाली जीरो यहाँ रख दो, कुछ भी रख लो। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ तो एच का ओमेगा आएगी या फिर एच नहीं आ जाएगी। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, जीरो पॉइंट एनर्जी। ओहो, और हार्मोनिक ऑसिलेटर, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। जीरो पॉइंट एनर्जी मतलब जो लोएस्ट स्टेट में जो इसकी एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, जीरो पॉइंट एनर्जी। और आपके पास क्या, हाफ एच का ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल होते हैं क्या वो इक्वली स्पेस होते हैं या अनइक्वल स्पेस होते हैं? क्वेश्चन कुछ ही पूछा जा सकता है, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लिखा रखे हैं। कैसे होते हैं इनमें, स्पेसिंग कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, जब एन की वैल्यू जीरो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चीजें भी तो बहुत सारी हैं, क्या 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 याद करते हैं है, इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और क्या हो सकता है। द एनर्जी आपके पास ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, इन वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स इज, पहला आपके पास कंटिन्यूअस, दूसरा ऑप्शन है एन स्क्वायर पाई एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर, एल उसकी विड्थ है वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स की। तीसरा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर। ऑप्शन डी है एन एच कैट बाई टू पाई। बोलो फिर, है ये, अरे ये तो देखो किसके बारे में बात हो रही है करके, किसके बारे में बात हो रही है, एनर्जी के बारे में बात हो रही है। किसकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है, वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। और ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स होता है, आपको ऑलरेडी पता है कैसा होता है, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स होता है खासकर जो आपके सिलेबस में है। अच्छा, इसकी एनर्जी वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स क्या होता था याद है, इस तरीके से हमने कहा था ये कोई वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है। ठीक, वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स मतलब आप ऐसा समझिए एक ऐसा रूम जिसकी ये जो दीवारें हैं वो इनफाइनाइट है। मतलब आप एक ऐसे रूम के अंदर हो जिसकी दीवार क्या है, इनफाइनाइट है, उसको बोलते हैं वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। ठीक, अब यहाँ जो आपके पास यहाँ जो पोटेंशियल होता है इसके अंदर क्या होता है, जीरो, इसके बाद इन्फिनिटी होता है पोटेंशियल। इस बॉक्स की लेंथ यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, एल। तो इसके अंदर आपके पास किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है nth लेवल में, ये होती है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर। आपको पता है हम डिराइव भी नहीं करने हैं, ना तो वहां किए थे ना यहाँ करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिलेशन क्या होते हैं करके, और ये भी लिखा होगा कि किस बात पे डिपेंड करती है करके। जो वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की जो एनर्जी होती है ये मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, और दूसरा आपके पास इस बॉक्स की लेंथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन सा रिलेशन होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम एल स्क्वायर। देखो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में जो आपके पास जो एनर्जी होती है, ये जो प्रिंस आप ऐसा बोल सकते हैं, ये जो क्वांटम नंबर है एन, ये जो प्रिंस आप ऐसा बोल सकते हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हो यहाँ पर, ये जो एन के किस पावर के प्रोपोर्शन होता है, तो आपको समझ में आता है एन प्रोपोर्शनल टू बोल देगा वो एन की पावर आपको ए, ये ए की वैल्यू क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए ऐसा। बोलेगा वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स की जो आपके पास एनर्जी है वो आपके पास ये जो बॉक्स की जो लेंथ है उसकी किस पावर के आपके पास प्रोपोर्शनल रहती है, तो किस पावर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, जरा बोलो, ई प्रोपोर्शनल टू 1/l स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, मतलब बेहिसाब क्वेश्चन बनाए जा सकते छोटे छोटे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेव फंक्शन साइन ऑर्थोगोनल, साइन
ऑर्थोगोनल। इफ पहला है साइन टू साइन स्टार डीवी इक्वल टू 1, पहला। दूसरा है इंटीग्रेशन साइन टू ऑक्वास साइन स्टार डीवी इक्वल टू ऑक्वास 0। तीसरा है साइन टू साइन स्टार डीवी इक्वल टू वी। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताओ यार इसको क्या होगा करके, बोलो तो। जो ऑप्शन सही लग रहा है उसको बता दो, चलो फटाफट बताओ। है अरे ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल बोला है, ये कहां से हो जाएगा? ऑर्थोगोनल, हाँ ऐसा बोल सकते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता ना क्वांटम मैकेनिक्स में। मतलब ऐसे याद करने के लिए कर सकते हो ऐसा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका बी है। मैंने ऑर्थोगोनल का कहने का मतलब क्या बताया था? मैंने ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है यहाँ जरा समझ लो। एक ही पार्टिकल एक ही समय में दो स्टेट में नहीं मिल सकता है। ये आपके पास ये क्या बताता है? ये साइन टू साइन स्टार क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है ना। तो ये आपके पास ये तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, साइन टू साइन स्टार इक्वल टू 1 आता है। पूरे स्पेस में मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? 1। ये साइन टू साइन स्टार क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। और एक ही पार्टिकल की एक समय आपके पास एक ही स्टेट में मिलेगा। अगर मैं देखूंगा एक पार्टिकल को, अगर मैं देखूंगा दूसरे स्टेट में मिलने की एक के साथ पॉसिबिलिटी देखूंगा, उसकी 0 आ रही होगी, मतलब दो स्टेट में नहीं मिल सकता। इसलिए आपके पास ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एक ही समय में एक पार्टिकल एक ही स्टेट में मिलेगा, दो स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी? जरा बोलो, 0। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है? आई एच कैट डेल माइनस का आई एच कैट आपके पास डेल। तीसरा है प्लस माइनस आपके पास एच कैट डेल। ऑप्शन डी आपके पास माइनस का आई एच कैट। बोलो यार मोमेंटम ऑपरेटर कौन सा है इसमें? फटाफट क्या आएगा? मोमेंटम ऑपरेटर पी कैप इज गिवन बाय, क्या होता है मोमेंटम ऑपरेटर? पी कैप की वन डायमेंशनल वैल्यू माइनस का क्या होती है? आई एच कैट क्या होती है? डेल बाई डेल एक्स। होती नहीं होती है? इसी को थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का आई एच कैट आएगा, सभी में आई डेल बाई डेल एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? जे डेल बाई डेल वाई आएगा, फिर क्या आएगा? के डेल बाई क्या आएगा? डेल जेड। और इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो? इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर बोलते हैं। देख खत्म, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है? मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, इस तरीके से ऑपरेटर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो खाली ऑपरेटर बोल रहा हूँ, ऑपरेटर क्या होगा ये भी बोल सकता है कि ये हर्मिशियन होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो आपको चेक करना आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो करा देंगे। नेक्स्ट आपके पास बोल रहे हैं श्रोडिंजर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, श्रोडिंजर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपको सारी फॉर्म बता रखी होंगी श्रोडिंजर की। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन एच साई इक्वल टू माइनस ई साई इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है एच साइन इंटू आपके पास ई साइन इंटू 0। तीसरा ऑप्शन है एच साइन प्लस ई साइन इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन है ई साइन इक्वल टू 0। बताओ, इसको तो सब बता दो, ये तो सिंपल है।
बेसिक क्या है जो हैमिल्टोनियन इंटू साइन इक्वल क्या होता है, ए इंटू साइन। बाद में फिर हैमिल्टोनियन की वैल्यू रखो, ई की जो वैल्यू है उसको रखो। अगर इसको उसके फॉर्म में रखोगे, माइनस का माइनस एच का स्क्वायर डेल डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स रखोगे, तो फिर उसको टाइम इंडिपेंडेंट वाली फॉर्म आ जाएगी। टाइम इंडिपेंडेंट के लिए इसकी वैल्यू आई एच कट डेल बाय डेल टी रख देते हैं। याद आ रहा नहीं आ रहा? टाइम डिपेंडेंट के लिए ई की वैल्यू आपका टाइम जो एनर्जी ऑपरेटर होता है, इसके टाइम की वैल्यू क्या होती है, आई एच कट डेल बाई डेल टी, है ना? याद आ रहा होगा। बेसिक लेकिन बेसिक इक्वेशन क्या है, ये है सबसे जो बेसिक इक्वेशन श्रोडिंगर का ये है। इसकी भी डिफरेंट फॉर्म बनाए जा सकते हो, सारी के सारी डिफरेंट फॉर्म आपके बुक्स में है। हाँ ये अरे ये तो नाम है उसका, ये खाली ऐसे नोटेशन होता है, वो हाथ वो तो डिफरेंशिएशन होता है। ये तो उसमें हाथ सेट हो रखा है ना, इसलिए उसका मतलब दो डॉट लगे तो उसका मतलब दो डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन। अच्छा हाँ, तुमने उसमें देखा होगा, मैं जब वो पढ़ा रहा था, मैं जब वो पढ़ाए होंगे रेडियल एक्सेलरेशन, वो तो मैंने डिटेल में डिराइव भी करा रखे हैं। अच्छा तुम उस समय थे नहीं थे बताने अब। नहीं नहीं, ये तो उसका नाम है यार अब वो नाम है, उसमें हाथ सेट हो रखा हो कहीं पता नहीं, तब से वैसा ही लिखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ आपके पास किसकी वैल्यू बतानी है, साइन टू साइन स्टार dx इज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन ऑफ 1, दूसरा है 0, तीसरा है इन्फिनिटी, चौथा है नन ऑफ दीज। बताओ यार फटाफट बोलो। नॉर्मलाइजेशन के लिए साइन टू साइन स्टार कितना होता है जरा बोलो, dx की वैल्यू कितनी आती है 1, इसकी वैल्यू कितनी आती है जरा बोलो 1 आती है, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मतलब भी पूछ सकता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन लिख दी इक्वल टू 1, 4 ऑप्शन बना के दे रही है आपको कुछ भी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे स्पेस में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपको वो कितनी होगी, बनी होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर पार्टिकल अगर हम पूरे स्पेस में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कितने आएगी प्रोबेबिलिटी, 1 आएगी, ये ध्यान में रखना। इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron, an electron revolve about a proton in second excited state, in second excited state. The angular momentum of electron, the angular momentum of इलेक्ट्रॉन इज, पहला ऑप्शन है h/2 पाई, दूसरा ऑप्शन है 2h/2 पाई, तीसरा ऑप्शन है 3h/2 पाई, चौथा ऑप्शन है 0। बोलो। क्या आएगा जरा बताओ तो। क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन है बोला, रिवॉल्व आपके पास बोला अबाउट प्रोटॉन बोल रहा है इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो प्रोटॉन के अराउंड घूमता है किसी भी न्यूक्लियस में, ठीक है। जब घूम रहा है तो समझ में आता है कि ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आपको पता होना चाहिए एन की वैल्यू क्या होती है करके। सेकेंड एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या थॉट आता है करके। अच्छा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी जरा बोलो, 1 2 3 4 5 6 क्या होगी?
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू, मैंने बोला होगा यार, बहुत बार बोला होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, ये समझ में आने चाहिए, जरा ध्यान सुनना। एन इक्वल टू 1 पर होता है हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन एटम में, या हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है हाइड्रोजन एटम। एन इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है जरा बोलो, ग्राउंड स्टेट। अरे क्या होती है, हाँ सबसे पहले जो आती है वो ग्राउंड स्टेट होती है। फिर एन इक्वल टू 1 पे क्या आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये एन इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू 2 पर, मतलब एन इक्वल टू 2 पे क्या आएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अरे आएगी नहीं आएगी। फिर एन इक्वल टू अगर मैं 3 देखूंगा तो क्या आएगी जरा बोलो, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये ध्यान में रखना, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट आता है, तो उसके बाद एक्साइटेड स्टेट्स आती हैं, फिर ऐसा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एन इक्वल टू 4 में क्या आएगी जरा बोलो, क्या आएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये ध्यान में रखना, मैंने वहां भी बताया होगा आपको, ये ध्यान में रखना। एन इक्वल टू 1 पे ग्राउंड स्टेट होता है, एन इक्वल टू 2 पर फर्स्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट, फिर उसके बाद ऊपर की बाकी सारे क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ऊपर ही जा सकता है, इसलिए उनको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब मुझे बता दो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या है आपको, जरा बोलो कितनी है, जरा बोलो 3। दिमाग में याद है हम तुरंत कितना रख दें, जरा बोलो एन की वैल्यू आपको 2 रख दें या 1 रख दें, ऐसा दिमाग में थोड़ा नहीं आना चाहिए, ये दिमाग लगाना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच कट, जिसको आपने लिखा था एंगुलर मोमेंटम को आपने क्या लिखा था बोर मॉडल में, एमवीआर इक्वल क्या लिखा था जरा बोलो, एन एच कट। तो एन एच कट जब हम लिखते हैं तो एच कट की वैल्यू क्या है जरा बोलो, एच कट की वैल्यू है एच बाई कितना जरा बोलो 2 पाई, और एन की वैल्यू क्या है जरा बोलो, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है जरा बोलो 3, तो कितना हो जाएगा 3 एच बाई कितना हो जाएगा जरा बोलो 2 पाई। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो ये मैं क्या कहा, कुछ समझ में आया, नंबर कैसे देखना है करके। एन इक्वल टू आपके पास एन इक्वल टू 1 पर ग्राउंड स्टेट होता है, एन इक्वल टू 2 पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू 3 पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू आपका 4 पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, in terms of Rydberg constant, in terms of Rydberg constant, in terms of Rydberg constant are the wave number of first Balmer's line, the wave number of first Balmer line is पहला आपके पास आर, दूसरा आपके पास 5r/36, सी आपके पास 3/4 ऑफ आर, चौथा ऑप्शन है 8r बाई कितना 9। चलो, इन टर्म्स ऑफ Rydberg कांस्टेंट आर वेव नंबर ऑफ अ फर्स्ट बाल्मर सीरीज, ठीक है। फर्स्ट बाल्मर लाइन, फर्स्ट बाल्मर लाइन को हम वैसे क्या बोलते हैं बताओ तो, नाम क्या होता है उसका, एच अल्फा, जो कहां से कहां बनती है, 3 से जब 2 में आता है इलेक्ट्रॉन। बाल्मर सीरीज आपको पता है ना, बाल्मर सीरीज आपके पास क्या होती है, बाल्मर सीरीज आपके पास जब हाइड्रोजन एटम में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेट में आता है, एन इक्वल टू 2 पर, हाँ मैं दूसरी स्टेट बोला, सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला मैं, ये रोल है। एनर्जी लेवल स्टेट अलग चीज है, एक्साइटेड स्टेट अलग चीज है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग से आपके पास हम पहले ग्राउंड स्टेट डिसाइड होती है, फिर एन इक्वल टू 1 पे आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एन इक्वल टू 2 पे आपके पास सेकंड एक्साइटेड, एन इक्वल टू आपके पास 2 पे वो आ जाएगी कौन सी, सेकंड, हाँ अब एन इक्वल टू आपका 1 पे ग्राउंड स्टेट होगी, एन इक्वल टू 2 पे आपके पास फर्स्ट आ जाएगी, एन इक्वल टू 3 पे, हाँ ये ध्यान में रखना 2 पे, हाँ। तो अब जरा सुनो, इन टर्म्स ऑफ Rydberg कांस्टेंट बोला, द वेव नंबर आपको बोला, फर्स्ट बाल्मर लाइन बोला, ठीक है। कैसे करेंगे जरा देखो, आपने देख रखा है कि 1 बाय लैम्डा की वैल्यू होती है आर, 1 बाय आपके पास n1 स्क्वायर माइनस का 1 बाय n2 स्क्वायर होता है। अब ये जो 1 बाय लैम्डा, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, वेव नंबर बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, वेव नंबर, इसका हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर।
अब यहां जैसे उससे बोलता है ना, ये फर्स्ट लाइन बोलता है, बाल्मर हमें लाइन कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, n इक्वल टू 2 पर आता है, कहां से, n इक्वल टू 3 से, तब हमें क्या मिलते हैं, फर्स्ट बाल्मर लाइन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, एच अल्फा भी बोलते हैं। फिर ऐसे ही 4 से अगर आपके पास किस में आता है जरा बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, एच बीटा बोलते हैं। फिर ऐसे 5 से आता है तो इसको क्या बोलते हैं जरा बोलो, एच गामा। इस तरीके से बढ़ते चली जाती है। तो यहां से जब आप देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे, और मैंने सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था यहां कौन सा नंबर आएगा, कैसा आएगा, छोटा वाला नंबर, और यहाँ कौन सा आएगा, बड़ा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर क्या है इन दोनों में जरा बताओ तो, 1/2 4, और इधर बड़ा वाला नंबर क्या है 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 कितना 5, और डिवाइडेड बाय कितना 36। तो 5r/36, विच इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहाँ हाँ, ये आपके पास यहाँ छोटा नंबर आता है, और यहाँ कौन सा नंबर आता है, बड़ा। चाहे नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी इज, पहला आपके पास EV डिवाइडेड बाय 4πm, दूसरा है आपके पास MB डिवाइडेड बाय 4πe, तीसरा ऑप्शन ESB डिवाइडेड बाय 4πm, ऑप्शन डी है MS डिवाइडेड बाय 4πe इंटू बी। चलिए बताइए क्या होता है जरा बोलो, लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, EV डिवाइडेड बाई 4πm। तो बताओ नीचे लार्मर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है करके डायरेक्टली, EV डिवाइडेड बाई 4πm। देखो देखो इनको याद ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं, ये डिराइव वगैरह नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप तुरंत डिराइव कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ये बात समझा नहीं है, बल्कि इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है, जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी पावर के साथ प्रोपोर्शनल होती है, लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ये बात इसमें ध्यान में रखने वाली है, ये लिखा है भी होगा। चलिए नेक्स्ट, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, पहला है h/2π, दूसरा है आपके पास, दूसरा है h/4π, तीसरा है √2h डिवाइडेड बाई 4π, ऑप्शन डी है √3h डिवाइडेड बाई 4π। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है जरा बताओ। पहला लग रहा है या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, ये तो इसको थोड़ी याद करना पड़ेगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम का इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है s+1 h कट, ये आपने देखा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का। एस स्पिन आपको, अच्छा इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है, स्पिन कितना होता है, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये कितना हो जा रहा है बोलो, हाफ। ठीक, जैसे आप इसकी वैल्यू यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ +1 कितना आ जाएगा जरा बोलो, h कट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, और ये आ जाएगा आपके पास 3/2, तो कितना आएगा 3/4 ऑफ h कट। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं √3h कट डिवाइडेड बाई 2, और इसी को हम लिख सकते हैं और क्या जरा बोलो,
इसी को हम लिख सकते हैं √3 एच बाई कितना, एच बाई 2 पाई करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 4 पाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बोलो। है क्या हो गया कहा? the possible value of the possible value of j for l equal to 1, ठीक है, possible value of j l equal to 1 and s equal to 1/2 r। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है? पहला कह रहा 1 and 1/2, दूसरा आपसे कह रहे हैं 5/2 and 3/2, तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे 3/2 and 1/2, चौथा ऑप्शन आपसे कह रहे हैं नन ऑफ दीज। बोलिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आपके पास क्या, जे फॉर एल इक्वल टू 1 है ना, एस इक्वल टू आपके पास क्या, हाफ। जे की जो वैल्यू क्यों होती, कहां से कहां तक होती है जरा बोलो, एल प्लस एस से कहां से कहां तक होती है जरा बोलो, टू एल माइनस एस तक होती है, पता है ना। तो जे की वैल्यू आपके पास कहां से, एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना है 1 प्लस 1/2, 2 कहां से जाएगा 1 माइनस 1/2, और जे की जो वैल्यू आती है इंटीग्रल फॉर्म में आती है, कितनी आ जाएगी 3/2, 2 कितना आ जाएगा जरा बोलो 1/2। इंटीग्रल स्टेप में अगर जाओगे, इंटीग्रल हाफ के स्टेप में जाओगे तो क्या आएगी 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, बीच में कुछ आ ही नहीं सकता है। तो कौन सा आ जाएगा 3/2 और 1/2, विच इज ऑप्शन सी। The effect of magnetic field, the effect of magnetic field, the effect of magnetic field on the atomic spectral line, on the atomic spectral line is known as क्या बोलते हैं, पहला आपके पास जीमैन इफेक्ट, दूसरा आपके पास है रमन इफेक्ट, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चौथा है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बोलो भाई, जो एटम की स्पेक्ट्रल लाइन होती है उनमें स्प्लिटिंग होती है, आपको पता है कि जब हम उसको कहां रखते हैं जरा बोलो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या होता है जरा बोलो, स्प्लिटिंग हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, पता है ना। अगर हम नॉर्मल जीमैन में हम बोलते तो समझ में आता कितनी लाइन बनती है, 3 लाइन बनती है इस तरीके से। एक आपके पास होती है, एक को हम बोलते हैं पाई बोलते हैं, 2 सिग्मा बनती है, इस तरीके से आपने देख रखा है, 3 लाइनें बनती है नॉर्मल में। और आपके पास जो एनामोलस जीमैन इफेक्ट होता है उसमें क्या होती है, 3 से ज्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एनामोलस जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग हो रही है आपके पास तो इसको हम बोलते हैं क्या जरा बोलो, जीमैन इफेक्ट बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन है ब्रेक होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपके पास है, हाँ ये भी आ सकता है इन नॉर्मल जीमैन इफेक्ट, जो आपके पास इस नंबर, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन कितने लाइन में स्प्लिट होती है, कितने लाइन में स्प्लिट होती है, 3, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है जो भी लिखा, तो दो क्वेश्चन इंक्लूड हो गए उसमें। नेक्स्ट आपके पास मोजले लॉ इज
मोजले लॉ होता है, रूट न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपके पास ए इंटू जेड, दूसरा आपके पास 2d साइन थीटा इक्वल टू आपके पास एन लैम्डा, तीसरा है रूट न्यू इक्वल टू आपके पास ए जेड माइनस बी, चौथा है आपके पास न्यू स्क्वायर इक्वल टू ए जेड माइनस बी। बोलो भाई क्या होता है मोजले लॉ और एक्सरे आपके पास? हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे देखा था, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे अगर हम बात करें उसके बाद हमने ये देखा था कि फॉर द डिफरेंट मटेरियल के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए जरा बोलो, डिफरेंट मेटल के लिए, उनका जो एक्सरे जो मतलब जो वहां से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है, जब जैसे आपके पास कोई अगर टारगेट के साथ अगर आपको हिट करता है तो उसमें जो एक्सरे निकलती हैं उनके लिए आपके पास एक लॉ बनाया जाता है वो एक्सरे पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लॉ, मोजले लॉ, ठीक है, जो डिफरेंट मेटल के एक्सरे पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। और ये होता है क्या जरा बोलो, रूट न्यू इक्वल टू आपके पास ए जेड माइनस बी, ये ध्यान रखना, ये आपके पास मोजले लॉ है जो आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रूबी लेजर इज, पहला है सॉलिड स्टेट लेजर, दूसरा है गैसियस लेजर, तीसरा है सेमीकंडक्टर आपके पास लेजर, चौथा है नन ऑफ दिस। कौन सा लेजर है बताइए फटाफट, कौन सा लेजर होता है ये होता है सॉलिड स्टेट लेजर, जिसके अंदर रूबी क्रिस्टल यूज किया जाता है विथ क्रोमियम, विद क्रोमियम कलर डलाने के लिए, और कुछ नहीं। सॉलिड स्टेट लेजर होता है भाई ये रूबी लेजर जो होता है, ठीक है, जिसमें रूबी क्रिस्टल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, रूबी क्रिस्टल का, ठीक, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस, द रेशियो ऑफ spontaneous emission to stimulated emission, ठीक है, emission is proportional to पहला है आपके पास न्यू स्क्वायर, दूसरा है न्यू, तीसरा है न्यू क्यूब, और चौथा आपके पास क्या जरा बोलो 1 by न्यू क्यूब। द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल रहता है, ये आपने देख रखा है, ठीक है। आपने ये देखा था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है जरा बोलो, ए टू एन, टू से जब 1 में आता है। स्टिमुलेटेड एमिशन कब होता है जरा बोलो, जब हम आपका स्टिमुलेटेड एमिशन है दूसरी स्टेट में हम बाहर से एनर्जी गिरा के इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट में लाते हैं, इसको ये होता है। और ये कितना आता है 8 पाई, आपके पास कितना आता था ये 8 पाई एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास क्या सी क्यूब। आपको ये वैल्यू टोटल याद ना भी रहे, आपको ये याद रहना चाहिए, मैंने आपको बोला होगा A21 डिवाइडेड बाय जो B21 आता है ये प्रोपोर्शनल क्या होता है जरा बोलो न्यू क्यूब, ठीक। और साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया होगा जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि आपके पास B12 और आपके पास जो B21 होता है इसका जो रेशियो ये कितना आता है जरा बोलो 1। स्टिमुलेटेड आपके पास एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन का जो रेशियो आता है ये कितना आता है जरा बोलो 1। याद आ रहा नहीं आ रहा, ये तो स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन का रेशियो न्यू क्यू के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा ये क्या होता है
ये आपके पास स्टिमुलेटेड 1 से 2 में जा रहा, पहली बार स्टिमुलेटेड आएगा। स्टिमुलेटेड आपके पास क्या होता है जरा बोलो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट टू द, ये क्या है जरा बोलो, ये आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये किसके इक्वल होता है जरा बोलो, 1 के इक्वल होता है। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, बाकी तो पता ही है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, इसे यहां पर लिख देता हूं, स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन, ये ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का रेशियो आपके पास न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है कि ये दोनों आपस में इक्वेट होते हैं। तो क्या कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन आर ऑब्जर्व इन, किसमें ऑब्जर्व होती है, पहला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रम में, दूसरा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में, तीसरा एक्सरे स्पेक्ट्रम में, चौथा रमन स्पेक्ट्रम है। बोलिए भाई, है कौन सा, रमन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल पता ही आपको। ठीक है, ये रिले लाइन होती है आपके पास, स्टोक्स लाइन होती है, एंटी स्टोक्स लाइन होती है, ये रिले लाइन होती है, स्टोक्स लाइन होती है, एंटी स्टोक्स लाइन होती है, पता है ना, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है प्योर रोटेशनल, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड इन, किसमें फॉर्म होता है, पहला ऑप्शन है नियर इंफ्रारेड रीजन, नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, दूसरा है फार इंफ्रारेड रीजन, तीसरा यूवी विजुअल रीजन, चौथा आपके पास गामा रे रीजन। बोलो भाई, इसका आंसर बताओ क्या होता है। देखो हमने प्योर रोटेशनल जो स्पेक्ट्रम देखा होगा, हमने लिखा होगा माइक्रोवेव रीजन लिखा होगा, अगर आप नोट्स देखोगे तो, ठीक है, सही लिखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन आता है, आपको समझना पड़ेगा इंफ्रारेड को। और हमने देखा होगा जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो किस में आता है जरा बोलो, आईआर रीजन में आता है, किसमें आता है जरा बोलो, आईआर रीजन में। तो अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा, ये इंफ्रारेड रीजन आपके पास लिखा है, ये नियर इंफ्रारेड लिखा है, फार इंफ्रारेड लिखा है। जब नियर और फार की बात करता है ना, आपको यहीं से सेलेक्ट करने होते हैं। आपने देखा होगा विजुअल के बाद नियर आपके पास इंफ्रारेड आता है, फिर फार इंफ्रारेड आता है, फिर उसके बाद माइक्रोवेव आता है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो जो बाद वाला जो नियर होता है, किसके नियर, ये समझना जरा, माइक्रोवेव के जो नियर होता है वो तो आपके पास क्या जरा बोलो, फार इंफ्रारेड रीजन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हमारा ये जो इस ऑप्शन में प्योर रोटेशन जो लिखा है, ये जो फार इंफ्रारेड वाला रीजन होगा, यही किसके करस्पॉन्डिंग होता है जरा बोलो, माइक्रोवेव रीजन के करस्पॉन्डिंग होता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं करके, आपने जो नोट्स में लिखा है वो सही लिखा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसे इस तरीके से मेंशन आता, तो ध्यान में रखना
जो फार इंफ्रारेड वाला रीजन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो उसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, माइक्रोवेव रीजन। ये समझना। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जरा बोलो, ये। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, चले नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस is the measure of is the measure of is the measure of पहला, ठीक है। स्टेबिलिटी आपके पास किससे पता चलती है, आपसे बोल रहा है बाय मेजरिंग बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाय मेजरिंग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बाय मेजरिंग, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये हटा देना ऑप्शन में, ये लिखना, ये कुछ मत लिखना, ये लिखना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, रेडियस ऑफ आपके पास न्यूक्लियस, या फिर लिख देना डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ज्यादा बेटर रहिएगा। ऑप्शन डी आपको नन ऑफ दीज। बोलो क्या होगा जरा बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किससे आपके क्या मेजर करता है जरा बोलो। स्टेबिलिटी किससे पता चलती है, बाइंडिंग एनर्जी से। रेडियस कैलकुलेट करने से, डेंसिटी कैलकुलेट करने से नहीं पता चलती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, किससे पता चलती है जरा बोलो, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताता है, ठीक है। खासकर अगर इसको अगर क्लियर वे में अगर बोला जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता था, अगर आपको अगर एग्जैक्ट बताऊं तो, ठीक है। ऑप्शन में बाइंडिंग एनर्जी मेंशन होगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म में कराया, ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है फिर। नेक्स्ट, the ratio of radii of nuclei 13Al 27 and 52 T125 इज। पहला ऑप्शन है 6:10, दूसरा है 13:52, तीसरा है 9:52, ऑप्शन डी है 27:125। इनका जो रेडियस रेशियो होता है बताओ क्या होता है, कैसे करेंगे। आर की वैल्यू क्या होती है, आर नॉट, ए की पावर आपके पास कितना 1/3 होता नहीं होता है। तो जब मैं आर ऑफ एल्यूमिनियम लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, आर नॉट एक जगह कितना आ जाएगा, ये आपको पता है ना न्यूक्लियन नंबर होता है, कितने आ जाएगा इसके लिए 27 की पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा आर नॉट, ये आ जाएगा 3 की पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा 3 आर नॉट। ऐसी आर ऑफ जब हम क्या करेंगे जरा बोलो, आर ऑफ आपके पास टी करेंगे तो आ जाएगा आर नॉट 125 की पावर का 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं आर नॉट 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 25 पंजे आपको 125 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5 आर नॉट। तो आर एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय आर जब हम टी करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 बाई कितना आ जाएगा जरा बोलो 5, लेकिन 3 बाई ऑप्शन में आपको दिख ही नहीं रहा होगा ना,
अब ये तो बात है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 6 बाई कितना 10, उसने ये दिया है। ऐसे घुमा देता है ऑप्शन को। कितना आ रहा, 3/5 आ रहा ना, क्या हुआ, वो ऐसे घुमा देता है वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया उसने। 3/5 आ रहा, 3/5 नहीं लिखा उसने, उसने कितना लिख दिया 6/10। तो ध्यान में रखना, आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ सकता है। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स इज, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेज, पहला है शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स, दूसरा है लॉन्ग रेंज फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा है नॉन ऑफ दिस है ए शॉर्ट रेंज फोर्स। अगर शॉर्ट नहीं होता तो, क्योंकि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, शॉर्ट नहीं होता तो सबको अपने अंदर इंक्लूड कर देता, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी रेंज कैसी है, कम है। मतलब आपको ऐसा कह सकते हो, गुंडा तो है शहर का, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बड़ी इसकी रेंज नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ऐसी तो होता है फिर। चलो, प्रोटॉन इज मेड ऑफ, पहला 2 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकता है कितने क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनता करके आपके पास, कौन, जो आपके पास न्यूक्लियॉन होते हैं वो, ठीक है। 2 अप क्वार्क, 1 डाउन क्वार्क, फिर है 2 अप क्वार्क, 0 डाउन क्वार्क, फिर आपके पास 1 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क। बोलो, प्रोटॉन, एक अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क, प्रोटॉन लिखा है मैंने, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव ना। खास करके ध्यान में रखना, न्यूक्लियॉन जो बनते हैं उनको बनाने के लिए कितने आपके पास क्वार्क पार्टिकल लगते हैं, जरा बोलो, कितने क्वार्क पार्टिकल लगते हैं, जरा बोलो, 3। 3 तो होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये तो ऑप्शन वैसे खत्म हो गया। ठीक है, 3 कैसे होंगे जरा बोलो, 2 अप क्वार्क रख दिया, 1 डाउन क्वार्क रख दिया। कैसे पता चला, अप क्वार्क पे चार्ज कितने का होता है, 2/3, प्लस का 2/3, और इसके ऊपर होता है माइनस का 1/3। CUT याद है, CUT कट, कट के ऊपर कैसा चार्ज होता है, जरा बोलो, प्लस का 2/3, और बाकी पे कितने का चार्ज होता है, जरा बोलो, माइनस का 1/3। तो 2/3 आ गया, माइनस का 1/3, तो ये 4/3, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 3/3 आएगा। और इसी को हम क्या लिखेंगे, जरा बोलो, प्लस E। और ये क्या होता है, जरा बोलो, प्रोटॉन। तो इसमें दो क्या होता है, जरा बोलो, 2 अप क्वार्क होता है, एक क्या होता है, जरा बोलो, डाउन क्वार्क होता है। तो कौन सा ऑप्शन, अच्छा मैंने 2 ऑप्शन सेम लिख दिए, बी आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, जरा बोलो, ऑप्शन बी। समझ आई बात, आपको समझ में आनी चाहिए। आपके पास जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कितने क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जरा बोलो, 3, और 3 में आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following particle, which of the following particle is called meson particle।
ठीक है, पहला ऑप्शन है लेमडा नॉट, दूसरा आपके पास क्या ओमेगा नेगेटिव, तीसरा आपके पास सिग्मा, चौथा ऑप्शन है आपके पास पाई जीरो। बोलो मेसॉन पार्टिकल क्या, कौन सा इसमें से मेसॉन पार्टिकल है? एलिमेंट्री आपको पार्टिकल टेबल आपने देख रखी होगी, मेसॉन के अंदर तीन तरीके के पार्टिकल आते हैं, एक आता है पायोन्स आता है, एक क्या आता है जरा बोलो, पायोन्स आते हैं, एक आते हैं केओन्स आते हैं, एक आता है ईटा। पायोन्स में तीन होते हैं, पाई प्लस, पाई आपके पास पाई जीरो, पाई प्लस, पाई नेगेटिव। इसमें होते हैं आपके पास के वन में के प्लस और के जीरो, और आपके पास इसमें होता है ईटा। तीन पार्टिकल होते हैं। तो मेसॉन भाई समझ लो, तो मेसॉन में आप समझ पा रहे कौन से मेसॉन पार्टिकल क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। अब इसमें से ये पार्टिकल है क्या? नहीं। लेमडा आपके पास, ये तो आपके पास सब क्या है जरा बोलो, ये हाइपरियन है, और हाइपरियन के अंदर आपके पास क्या क्या आता है, ओमेगा आता है, सिग्मा आता है, कैस्केड आता है, लेमडा आता है। आते नहीं आते? चार तरीके के पार्टिकल आते हैं उसमें। क्या क्या आता है? ओमेगा, सिग्मा, कैस्केड और लेमडा। अच्छा, तो क्या है जरा बोलो, ये क्या है जरा बोलो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका जरा बोलो? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक, चलो वो टेबल याद कर लेना एक बार, उससे क्वेश्चन आएगा आएगा। हाँ, नेक्स्ट, हेड्रॉन्स आर, ठीक है, पहले आपके पास हेड्रॉन क्या होते हैं? बोसॉन होते हैं बोल रहा है। दूसरा आपसे बोल रहा है लेप्टॉन आपके पास होते हैं बोल रहा, लेप्टॉन प्लस मेसॉन होते हैं बोल रहा। तीसरा आपसे बोल रहा है मेसॉन प्लस बेरियन का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है बोल रहा है, बेरियंस का कॉम्बिनेशन होता है बोला। और नेक्स्ट बोला बेरियन, बेरियन और लेप्टॉन का कॉम्बिनेशन होता है बोला। बोलो, हमने देखा था ना, हेड्रॉन देखा था, हेड्रॉन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, किस किस पार्ट में जरा बोलो? मेसॉन और बोलो, ये आपके पास क्या बेरियन में, कितने पार्ट हैं बेरियन में? और बेरियन के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास न्यूक्लियन, और एक क्या होता है चलो हाइपरियन। और हाइपरियन के अंदर आपके पास इसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल आते हैं, इसके अंदर चार तरीके के पार्टिकल आते हैं, मेसॉन में तीन तरीके के पार्टिकल आते हैं, ये भी आपको पता है। आते नहीं आते? तो हेड्रॉन किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? मेसॉन और आपके पास क्या बेरियन का। तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। और ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, स्पिन ऑफ लेप्टॉन इज, कौन सा लेप्टॉन मतलब स्पिन कौन सा हो सकता है लेप्टॉन का बोला? 1/8 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, या 1/3 हो सकता है। बोलो लेप्टॉन क्या होता है पता है ना? ये मैंने कहा था, हमने कहा था फर्मियोन्स जो होते हैं, फर्मियोन जो होते हैं वो क्या होते हैं जरा बोलो? लेप्टॉन होते हैं। और फर्मियोन का जो आपके पास स्पिन होता है वो कैसा होता है जरा बोलो? कैसा होता है बोलो? इंट्रीगल कैसा होता है जरा बोलो? हाफ। अरे कैसा होता है स्पिन? इंट्रीगल हाफ। इंट्रीगल हाफ इसमें से कौन सा है जरा बताओ तो? ये तो है नहीं इंट्रीगल हाफ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इंट्रीगल हाफ एक ही है। लेप्टॉन जो होते हैं वो फर्मियोन होते हैं, पता है ना? समझ में आया? लेप्टॉन क्या होता है जरा बोलो? फर्मियोन, जिनका स्पिन कितना होता है जरा बोलो? स्पिन इंट्रीगल हाफ होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल, स्ट्रॉन्गली इंटरेक्टिंग पार्टिकल आर, पार्टिकल्स आर कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीजॉन, दूसरा आपके पास बेरियन, तीसरा है लेप्टॉन, चौथा है हेड्रॉन। बोलो भाई, हो सकता है हमने मेंशन किया होगा नोट्स में कहीं ना कहीं। बोलो
स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल कौन से होते हैं? देखो आपने अगर हो सकता है जिसने एमएससी करी हो उसको पता होगा, ठीक है, LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, सुना है किसी ने? चलो छोड़। हिग्स बोसॉन सुना है किसी ने? हिग्स बोसॉन, बोसॉन, हिग्स बोसॉन आपके पास एक ऐसा पार्टिकल होता है जो पार्टिकल में मास होने का कॉज को बता होता है कि पार्टिकल के मास, पार्टिकल के पास मास कैसे आया करके, उसको बताता है हिग्स बोसॉन, ठीक है। हाँ, तो ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया। अब जरा सुनना, मैंने क्या कहा, स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल अगर मैं बात करूं, मैं ये इसलिए हिग्स बोसॉन का नाम, क्योंकि ये जो LHC है, ये LHC जो डिजाइन किया गया था इसको ही बताने के लिए, किसको, हिग्स बोसॉन को बताने के लिए डिजाइन किया गया था LHC, ठीक है। LHC लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है, जहां दो पार्टिकल को हाई वेलोसिटी के साथ कोलाइड किया जाता है। तो छोटे छोटे प्रोटॉन आपके पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पार्टिकल होते हैं ना, इनको कोलाइड कराने के लिए हाई वेलोसिटी की जरूरत होती है। ये बात नहीं है? तो हाई वेलोसिटी से जरूरत होती है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं LHC लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। शायद ये स्विट्जरलैंड में है, शायद स्विट्जरलैंड में आपके पास, जहां तक है, ठीक है। अब जरा सुनना, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हेड्रॉन जो पार्टिकल होते हैं ना, ये जो हेड्रॉन पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये जो हेड्रॉन पार्टिकल हैं, ये क्या होते हैं जरा बोलो? स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होते हैं। कैसे पार्टिकल होते हैं जरा बोलो? स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल होते हैं। बात समझा नहीं है? आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखना, अगर ये कुछ ध्यान में नहीं भी रखना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जितने भी आपके पास हेड्रॉन होते हैं, ये आपके पास क्या, कैसे आपके पास इंटरेक्ट करते हैं, जरा बोलो? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दिखाते हैं। समझ में आई नहीं आई बात? मैं इसलिए कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इनको इंटरेक्शन के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उसको उसी के लिए डिजाइन किया गया था लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जहां से क्वार्क पार्टिकल के बारे में भी पता चला, ठीक है। तो ये है, इसलिए मैं नाम ले रहा था। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे आपके पास कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर हमारे पास बचता है क्या, एक बचता है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के लिए नेक्स्ट